हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में प्रवेश किए हैं। और जैसा हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कोई सेट ए है और ए क्रॉस ए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार किए थे और एक रिलेशन जो कि सेट होता था वो सबसेट होना चाहिए था ए क्रॉस ए का, तब ये रिलेशन होता था और ए नॉन इम्पटे सेट किसका ए का। तो इसके बाद हम लोग ये जाने थे यदि ये रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा सिमेट्रिक हो, तीसरा ट्रांजिटिव हो, तो ये तीनों अटैच होने के बाद जो रिलेशन बनता था इक्विवेलेंस रिलेशन बनता था। और जो भी बात हो रही है वो इसी रिलेशन आर के लिए हो रहा है। ये रिलेशन इस पे जो होता था ये नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए था, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए था। इसके बाद ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद अब हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम नंबर फर्स्ट था कि कोई रिलेशन यदि इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो हम लोग प्रूफ करके देखे हुए थे कि ये आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब ये भी हम लोग साथ में इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग देख चुके थे कि यदि कोई ए बी पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर में हो और ये आर का ध्यान आपका इस तरह से जाना चाहिए, ठीक है। तो बिलोंग्स टू आर इनवर्स में क्या लिखेंगे, तो पेयर ऑफ एलिमेंट में इसको इधर और इसको इधर कर देंगे। इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा समझे थे कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। इसके लिए दूसरा रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू आर मतलब ये रिलेशन डोमेन आर इनवर्स, डोमेन आर इनवर्स मतलब वो चेंज हो जाता है डोमेन और रेंज जो है वो इनवर्स में आके चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करते हुए यूज करते हुए हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ किए थे। और जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता था तो हम लोग समझ लेते थे कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। उस हिसाब से अब हम लोग आने जा रहे हैं अपने थ्योरम नंबर 2 पर। एक चीज कल हम ये भी यूज किए थे आपके पिछले लेक्चर में कि यदि ए यूनियन बी हो तो हम इसको लिख रहे थे ए और बी। दूसरा चीज हम लोग ये भी समझे थे कि यदि ए इंटरसेक्शन बी हो तो इसको हम लोग लिख सकते थे ए एंड बी। तो उस हिसाब से हम लोग जान रहे थे कि यूनियन रिप्लेस्ड बाय और मतलब यहाँ पर या, जैसे इसको समझना चाहिएगा आप तो ऐसे समझ सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब आप 11th में और 12th में पढ़े भी होंगे कि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब या ये होता है कि ये चीज आपका
ए बिलोंग्स टू ए में रहा हो या ए बिलोंग्स टू बी में रहा हो, और एक कंडीशन वहां और था, या ए बिलोंग्स टू ए में भी रहा हो एंड ए बिलोंग्स टू बी में भी रहा हो। यानी कि यूनियन में है तो सेट ए में जा रहा होगा या सेट बी में रहा होगा या दोनों के यूनियन में रहा होगा। उस हिसाब से जब आप इस चीज को समझे तो उसी हिसाब से आप इसे भी समझना चाहेंगे। यदि कोई एलिमेंट ए सेट ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका अर्थ आप पक्का समझ लीजिएगा कि ये ए में भी रहा होगा और साथ ही साथ ये बी में भी रहा होगा। मतलब इंटरसेक्शन में है तो ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा। समझने के लिए यदि आप फिगर लेना चाहें, यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यदि कोई एलिमेंट ए इसमें है तो ये ए यूनियन बी में कहेंगे कि इसका जो सेट होगा वो उसमें होगा। इसके बाद यदि ये ऐसा कंडीशन भी हो जाए तो भी ये हो गया, सही हो गया। यदि ये ऐसा नहीं होता तो ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट के बराबर है। दैट इज कि ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। उसी तरह से जरा हम लोग समझ लें, ये एक सेट ए है और एक सेट ये बी है। देखिए ये कॉमन पार्ट मिल रहा है। यदि इसी कॉमन पार्ट में कोई ए हो तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट में है कि नहीं, ए दोनों सेट में। जबकि हम साथ में एक एडिशनल सॉरी यूनियन का मतलब नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में। तो देखिए तो दोनों में है या नहीं है। साथ ही यूनियन का मतलब होता है किसी एक में। यदि दोनों में मिल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसा होगा ही। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था, फिर से एक बार लिखने में मिस्टेक हो गया था और बोलने में जरा समझ लें। ए और बी दो सेट है, उसके इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन पार्ट में एक एलिमेंट जो ए आप देख पा रहे होंगे है, तो वो ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं ए इंटरसेक्शन बी में। उसी तरह से यदि यूनियन की बात करें तो यूनियन कहता है कि दोनों में हो चलेगा, कोई एक में हो तो भी होगा। और तो उसी तरह से देखिए तो ये ए में भी है और बी के परिक्षेत्र में भी है। कहने का मतलब ये यूनियन में भी चला गया और इंटरसेक्शन में भी चला गया। ये सब कॉमन सी चीज बात है। ये सारी चीज आपको 11th में पढ़ा हुआ मिला होगा और उसी तरह से आप लोग पढ़े भी होंगे। आज हम लोग उसी तरह से कुछ चीज पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और, अभी हम यहाँ पे ऊपर में लिखे थे लेट ए बराबर 1 2 3 या ए बराबर सेट माने थे। ये जो ए बराबर सेट माने थे, यदि वो ए ना हो करके कैपिटल एक्स हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट हम जैसा मानेंगे वो वैसा ही होगा। अब हम लोग दूसरा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। हम लोग लिखेंगे थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2। If R1 and R2 we are two equivalence relation on a non-empty
set X, then R1 intersection R2 is also an equivalence relation but R1 union R2 is not necessary not necessary and इक्विवेलेंस। देखिए हम लोग जो कल थ्योरम प्रूफ किए थे वो सेट ए पर मान के किए थे, कोई रिलेशन आर वो डिफाइंड है, तो वो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन L1 इनपुट सेट ए। यहाँ पे कैपिटल एक्स इसलिए लिखे कि आपके एग्जाम में एक्स पर आएगा और आप कंफ्यूज नहीं कर जाएं, इस बात का ख्याल रखेंगे और उस हिसाब से हम लोग कुछ भी करें। सेट ए लीजिए एक्स लीजिए फर्क नहीं पड़ता, ए लिए थे तो ए क्रॉस ए तैयार हुआ था ना, यदि सेट एक्स लेते हैं तो एक्स क्रॉस एक्स तैयार होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्टेशियन प्रोडक्ट आई प्रूफ। Let R1 and R2 be R to equivalence relation on a non-empty set कैपिटल एक्स। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा यहाँ पर, अच्छा लगेगा। We have to show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation और देखिए अभी दो लाइन क्या लिखे, क्वेश्चन का ही बात लिखे। R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है R1 इंटरसेक्शन ये भी इक्विवेलेंस ही होगा, ठीक है। इसके बाद बट के बाद जो लिखा हुआ है उस बट के बाद हम आगे आप लोग को बताएंगे फिर कैसे होता है। इक्विवेलेंस प्रूफ किसको करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो जिसको प्रूफ करना है उसी को दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? इसी को प्रूफ करना है, मतलब इक्विवेलेंस दिखाना है, तो इसको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो वो इस तरह का चीज होगा। आइए पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Since R1 and R2 are इक्विवेलेंस तो है, R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो वो पक्का रिफ्लेक्सिव रहा होगा।
रिफ्लेक्सिव, विच इम्प्लाइज दैट, देखिए R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 3 बात। कौन कौन सी 3 बात? पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तो पहला जो रिफ्लेक्सिव होगा आपका, उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। R1 R2 इक्विवेलेंस, फिर से एक बार देखिए, R1 R2 इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब पहला पक्का रिफ्लेक्सिव रहा होगा, रिफ्लेक्सिव रहा होगा तो पक्का पेयर बना होगा और वो कहां चला गया होगा, R1 में। ऐसा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट X के लिए। पिछले थ्योरम में A यूज किए थे, क्यों? वहां पर A माने थे। यहां पर नॉन इम्पटी सेट देख लीजिए, X माने कौन? R2 भी रिफ्लेक्सिव है, तो A belongs to R2 for all A belongs to X। बताए भी थे रिफ्लेक्सिव के लिए मूल सेट, मूल शुरुआत जहां से होता है उसी को ध्यान में रखते हैं, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए R को देखते हैं। तो वहां अब ये चीज R1 में है और ये चीज R2 में है, तो हम कह सकते हैं कि उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। दोनों में रहता है तो उसके इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन में यदि लाना है तो दोनों में रहना होगा, जबकि यूनियन के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और ये फॉर ऑल शब्द लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, तो वो एक बार लिख देंगे। देखिए तो पेयर इसमें है या नहीं है, फॉर ऑल के लिए है या नहीं है। आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखेंगे तो ये चीज मिलेगा। देयरफॉर या thus R1 intersection R2 is equivalence, reflexive। R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए हम लोग सिमेट्रिक पे आएंगे। सिमेट्रिक के लिए हम बोले थे कि कितने होंगे, सिमेट्रिक के लिए हम बोले थे कि जिसको दिखाना है उसमें एक पेयर लेंगे और उसको पलट देंगे, उसी में आ जाएगा। मेरा फेवरेट एग्जांपल आप जान रहे हैं, यदि राम को इक्विवेलेंस दिखाना हो तो पलट देने पर भी यदि उसी राम में दिख जाए तो इसी राम को एक रिलेशन नाम देंगे, यदि तो उस रिलेशन का नाम सिमेट्रिक होगा। तो हमको उस राम का जगह इस थ्योरम में देख रहे हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 दिया हुआ है, तो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पे फोकस करने जा रहे हैं। AB belongs to R1 intersection R2। इस चीज को इसमें मानेंगे, प्रोसेस बढ़ाएंगे और इसमें फिर इस चीज को दिखा देंगे, तो वो चीज सिमेट्रिक हो जाएगा। दिखा दिए यहाँ पे, चलिए लिख दिए यहाँ पे, प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। AB belongs to R1 इंटरसेक्शन, मतलब आप देखिए, और यानी कि एंड वर्ड से तोड़ रहे हैं इसको। AB belongs to R2 implies that
बी ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R2। ऐसा क्यों हुआ? R1 और R2, R1 और R2, R1 और R2 इक्विवेलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इक्विवेलेंस दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव भी रहा होगा और दूसरा सिमेट्रिक भी रहा होगा। वो जब सिमेट्रिक रहा तो यहाँ पे ये चीज पलट देंगे, यानी कि डोमेन रेंज, रेंज डोमेन, तो ये चीज पलट देंगे। याद आ गया होगा। तो सिंस R1 and R2 are symmetric implies that। अब देखिए बी ए R1 में है, साथ ही साथ बी ए R2 में है, तो इसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे कि वो इंटरसेक्शन में जाएगा। आप इस चीज को देखें और इस चीज को देखें, दैट इज ए बी का पेयर R1 में माने इफ R1 इंटरसेक्शन R2 में माने तो हमारे पास देन वी हैव बी ए का पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में चला गया, ए बी बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में चला गया। Thus R1 intersection R2 is symmetric। symmetric ही चल रहा था, symmetric। जब ये symmetric हो गया, अब तीसरा हम लोगों को क्या पूरा कर दिखाना है? ट्रांजिटिव। देख लिए होंगे, मिटाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए टू पेयर ऑफ एलिमेंट मानते थे किसी सेट में, और उसके बाद ट्रांजिटिव। if AB R1 intersection R2 and BC belongs to R1 intersection R2। देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 को हमको दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस है। हम लोग पहला रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, दूसरा सिमेट्रिक दिखा दिए और तीसरा ट्रांजिटिव दिखा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ए बी किसी में मानते थे, मान लीजिए, और दूसरा बी सी किसी में मानते थे, मान लीजिए। ई दोनों को कैंसिल आउट समझते थे और ये ए सी बिलोंग्स कर जाए उसमें, तो इसको नाम देते थे कि ये ट्रांजिटिव होगा। ये इसमें है, ये इसमें है, तो ए सी इसमें हो तो ट्रांजिटिव नाम देते थे। जैसे हमारा दोस्त मोहन, मोहन का दोस्त राम और राम का दोस्त श्याम, और यदि श्याम मेरा दोस्त हो गया तो बीच में जो दो था मोहन और राम, दोनों कैंसिल आउट समझे यदि,
तो हमारी और दोस्ती लास्ट वाले में हुआ, तो ऐसा फ्रेंडशिप का रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पर क्वेश्चन में इस चीज का स्थान R1 इंटरसेक्शन R2 लिया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन का मतलब एंड, फिर AB बिलोंग्स टू R2। इस कोमा वाले चीज को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब BC बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R2। कुछ नहीं किए, इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए कुछ नहीं किए। इंटरसेक्शन को हटाकर उसके जगह पर जो हम लोग यूज करते थे एंड, उसका प्रयोग किए। इम्प्लाइज दैट, ये वाला लाइन आप कैसे लिखेंगे हम समझा रहे हैं आपको कि R1 वाले चीज को एक जगह रख लेंगे, R2 वाले चीज को एक जगह रख लेंगे। रखने जा रहे हैं, AB बिलोंग्स टू R1 लिख लिए, और R2 वाला ये चीज देख पा रहे होंगे आप, ये चीज को BA बिलोंग्स टू R1 क्या कहे थे? R1 वाले चीज को एक जगह रख लेंगे, एंड अब R2 वाले चीज को AB बिलोंग्स टू R2 एंड BC बिलोंग्स टू R2। कोमा और एंड में कोई कंफ्यूजन नहीं, अपने ढंग से आप लोग दिमाग में रखेंगे। दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, मानिए सेम होता है। देखिए R1 वाले को एक जगह, R2 वाले को एक जगह। अब R1 वाले में आप देख रहे होंगे AB यहाँ है और B यहाँ पर BC है, बाय मिस्टेक ये हो गया है C। तो R1 वाले को एक जगह रख लिए, R1 वाले को एक जगह, R2 वाले को एक जगह कर लिए। R1 वाले को AB बिलोंग्स टू R1, BC बिलोंग्स टू R1, ये और ये कैंसिल आउट समझ के लिख रहे हैं। AC बिलोंग्स टू R1 कोमा AB बिलोंग्स टू R2, BC बिलोंग्स टू R2, BC कैंसिल आउट समझकर AC बिलोंग्स टू लिख दें, AC बिलोंग्स टू लिख दें R2। ऐसा इसलिए आप लिख सकते हैं क्योंकि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव रहा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा, और वो तीसरा ट्रांजिटिव भी रहा होगा। Since R1 and R2 are ट्रांजिटिव रहा होगा, रहा। अब AC बिलोंग्स टू R1, AC बिलोंग्स टू R2, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि दोनों में है ये चीज। तो लिख सकते हैं दोनों में है तो वो चीज उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा, दोनों में है का मतलब। तो अब आप यहाँ देखें, इफ जो आप माने थे और इसके बाद जो आप प्रोसेस करते हुए आगे बढ़े थे वो आपको ये मिला, मतलब दैट इज वी हैव, जब इधर का काम खत्म, that is if AB belongs to R1 intersection R2
and BC belongs to R1 intersection R2, then we have AC belongs to R1 intersection R2. Thus AB, thus R1 intersection R2 is transitive. देख लिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। जब तीनों हो गया तो आप लिख सकते हैं therefore R1 intersection R2 is, therefore R1 intersection R2 is an equivalence relation। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और हमको प्रूफ भी वही करना था कि R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस हो गया। एकदम आसान लगा होगा। जहां कुछ प्रॉब्लम हो, पिछले क्लास में भी यदि प्रॉब्लम रहा होगा आप हमें जरूर बताएंगे। मैक्सिमम लोगों से तो न्यूज आ रही है कि समझ में आ गया है, लेकिन एग्जाम्पल पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है कभी कभी, खास करके ट्रांजिटिव पे। तो कोई बात नहीं है, ट्रांजिटिव पे धीरे धीरे कमांड बढ़ेगा, उस पर हम एक लेक्चर ट्रांजिटिव एग्जाम्पल पे ही दे देंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस थ्योरम का भी आप लोग देखे होंगे कि आधा पार्ट हुआ बट R1 इंटरसेक्शन R1 यूनियन R2। ध्यान रहे यूनियन इंटरसेक्शन में दिक्कत होता है। तो R1 यूनियन R2 इज नॉट नेसेसरी। इसको आप दूसरी भाषा में समझना चाहें तो R1 यूनियन R2 मे और मे नॉट बी नेसेसरी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब कि R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि R1 अलग से R2 अलग से इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। तो जो चीज नॉट नेसेसरी हो, जिस चीज में मे और मे नॉट लगे, जैसे कि मैं उड़ सकता हूं, तो मे और मे नॉट, तो उस हिसाब से जैसे कि हम ये कह दें कि यहाँ हमारा बिहार जो है ये शराब मुक्त है, शराबबंदी है तो शराब मुक्त है, लेकिन यहाँ शराब पीने वाले की संख्या या पीने वाले लोग हैं या नहीं है, यदि हम कह दें यहाँ के लोग शराब पी भी सकते हैं, तो उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मतलब किसी एक शराबी को पकड़कर सामने लाना होगा कि देखिए हमारे बिहार में एक शराबी है, और इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा बिहार शराबियों से मुक्त नहीं हुआ है, हमारा बिहार शराबियों से मुक्त नहीं हुआ है। का मतलब एक शराबी कम से कम हमको सामने लाके दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से यूनियन के बारे में यदि दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस नहीं है, तो उसके लिए हमको कोई एक एग्जाम्पल लाके सामने खड़ा करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग यदि एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि यूनियन वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देने जा रहे हैं। लिखिए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। लेट अस कंसीडर, पहले लिखिए सेकेंड पार्ट
लेट सेट A is equal to 1 2 3 रिलेशन R में 1 1 2 2 3 3। एग्जाम्पल आप यहाँ तक तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं यदि आ जाए, यदि ये थ्योरम आ रहा है एग्जाम में यदि, तो यहाँ तक तो आप आसानी से लिखेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस बढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का यदि गलती हो रहा है, यदि ये थ्योरम गलत होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती शुरू यहीं से होता है, याद रखिएगा। इसके पहले किसी भी प्रकार एन कैन प्राकरण वो लिख लेता है, लेकिन यदि उनको कहीं मिस्टेक होने का डर रहता है या कहीं गलती उनकी होती है तो वो जगह यहीं से शुरू होता है, याद रखेंगे। R1 से, R1 से नीचे जो भी है वो गलती होने का चांसेस होता है। हम आपको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। पहले जो सेट A में माने हैं उसका पेयर मान लें और सोच लें कि इसमें लास्ट वाला एलिमेंट 3 नहीं है। जब 3 नहीं है मान लेंगे तो यहाँ पर 1 2 बचेगा, लिखेंगे 1 2 और फिर देखेंगे आप 2 1 बचेगा, उसको भी लिखेंगे 2 और 1। R1 तैयार हो गया। R2 जब आप देखेंगे तो फिर से रिफ्लेक्सिव के लिए मूल सेट A का सिमेट्रिक रिलेशन के रूप में 1 1 2 2 3 3 लिख लेंगे। अब आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर जो 2 आपको नहीं दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है। इमेजिन करना है, ये तरीका है। जब ये नहीं है तो ये 1 3 3 1 1 3 और 3 1 ये चीज यहाँ आपका तैयार हो गया। आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव हुआ है, सिमेट्रिक मतलब जो चीज है पलट देने पर उस सेट में है। ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, आप चेक करेंगे जिस तरह से बताए हैं। एक यहाँ फर्स्ट लेके ये जैसे बताए, एक क्लास ट्रांजिटिव पे देंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। R2 के बारे में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक 1 3 पलट देने पर 3 1 सिमेट्रिक है। जब ये सिमेट्रिक हो गया का मतलब यहाँ पे R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर R2 R1 यूनियन R2 इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं। यूनियन में जो मिल जाता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं एक एक कर। लेकिन एक बात का ख्याल रखते हैं कि R1 यूनियन R2 इज ऑल्सो ए सेट, therefore in a set repetition is not allowed। कहने का मतलब R1 यूनियन R2 भी एक सेट है और उसमें यहाँ 1 1 यहाँ 1 1 होने पर भी इसको एक ही बार लिखे, 2 2 2 2 होने पर एक ही बार लिखे, 3 3 होने पर भी एक ही बार लिखे, बाकी सारे चीज को लिख दिए। का मतलब 2 बार इसको नहीं लिखे क्योंकि ये खुद इटसेल्फ ए सेट, और सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। हियर एक चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला चीज और ये वाला चीज जो है वो किसका है, 2 1। फिर आप देखेंगे कि ये R1 यूनियन R2 का है एंड उसके बाद वाला 1 3 भी R1 यूनियन R2 का है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों को कैंसिल आउट समझने पर 2
बचता है और हम अब ये चेक करेंगे कि ये R1 यूनियन R2 में है या नहीं है। तो 3 नहीं है। जो नहीं होता है उसको नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं। कहने का मतलब कि एक पेयर मिला, इसका अंतिम इससे शुरू होने वाला कोई उसी सेट में मिला तो उसको कैंसिल आउट समझकर 2 3 करने पर उसमें नहीं मिला। कहने का मतलब हियर, कहने का मतलब ये हुआ कि R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, जबकि क्वेश्चन में थ्योरम में दिया हुआ है ये R1 और R2 जो है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक रिलेशन हम लोग अभी तुरंत आपके सामने लिए R1 यूनियन R2 लिए और ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस का 3 पार्ट होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यदि ये पार्ट नहीं हुआ तो पक्का है कि इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ होगा। तो इसलिए लिख देंगे कि देयरफॉर R1 यूनियन R2 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R1 यूनियन R2 इज नॉट necessary and equivalence relation। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये चीज ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं हुआ, लेकिन 2 चीज, एक सिमेट्रिक एक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, ये 2 बचा चीज होगा या नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम को लेकर के। जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 क्वेश्चन इन जनरली अवॉइड नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक बात ये भी हो सकती है कि 2 मार्क्स वाला 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी तैयार करके आपको ऑब्जेक्टिव से अलग यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी दिया जा सकता है। मे और मे नॉट भी, कुछ भी हो सकता है। हम आपके लिए न्यूज प्रेस रिपोर्टर का काम नहीं कर रहे हैं, आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हम लोग 2 चीज और देख ले यहाँ पर कि पहला चीज हम लोगों को देख लेना होगा, इफ R1 and R2 are equivalence relation, then तब R1 union R2 is also equivalence relation। दूसरा चीज भी देख लेंगे हम लोग, पहला चीज देख लेते हैं, मतलब कि ये सॉरी मिस्टेक यहाँ पर,
इक्विवेलेंस के जगह पर हम लोग रिफ्लेक्सिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दो बचा हुआ यहाँ पे जो था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो इफ R1 यूनियन R2 आर सेम रिफ्लेक्सिव, तो दिखाना होगा कि ये फिर से रिफ्लेक्सिव होगा। जिनको थोड़ा लिखने वक्त कंफ्यूजन हो गया वो मेरे इस नोट को देख लेंगे। R1 और R2 यदि रिफ्लेक्सिव है तो ये चीज इंप्लाई करेगा R1 यूनियन R2 भी रिफ्लेक्सिव। इस नोट को देखना है, इसका प्रूफ भी देख लीजिए, याद रखने में सहूलियत होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन since R1 and R2 are reflexive, which implies that A belongs to R1 for all A belongs to, ले लीजिए कैपिटल सेट X and A belongs to R2, ले लीजिए for all A belongs to कैपिटल सेट X। हम लिख सकते हैं A belongs to R1 union R2 for all A belongs to capital X। मतलब ये हुआ कि R1 और R2 एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो ऐसा लिख सकते हैं, पेयर होगा फॉर ऑल के लिए होगा अच्छा R1 में है R2 में है तो लिख सकते हैं दोनों के यूनियन में होगा। R1 यूनियन R2 में फॉर ऑल जैसे पिछले बार यूज किए थे, एक बार लिख दिए, जब दोनों है तो दोनों के यूनियन में तय होना। अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि 10 R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव हो गया। R1 और R2 रिफ्लेक्सिव था, दोनों का यूनियन रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी में एक सिमेट्रिक भी देख लें, ए लिखे 2 नंबर करके, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये नोट वाला चीज ध्यान में रखेंगे। 2 नंबर ए R1 and R2 are symmetric, then R1 union R2
ऑल्सो सिमेट्रिक। नोट में लिख ले समझने के लिए कि यदि R1 R2 सिमेट्रिक है तो उसका यूनियन भी सिमेट्रिक रहा होगा। प्रूफ दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, इसके लिए हम लोग मानते हैं जिसमें दिखाना है तो यहाँ यूनियन में दिखाना है। यूनियन को हम लोग और समझते हैं जिसका हिंदी अर्थ या होता है, मतलब इस दोनों के यूनियन में है ये, तो या तो इसमें रहा होगा या तो इसमें रहा होगा। एक कंडीशन और होता है या तो दोनों में रहा होगा। तो यूनियन का चर्चा हो रहा है तो और से काम इतना से हो गया, दोनों वाला काम छोड़ दिए। अब एक बात बताइए, इस दोनों को हम लोग पलट दिए, मतलब रेंज को डोमेन बना दिए, डोमेन को रेंज बना दिए। वो बनाने का मुख्य कारण था कि R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक था। और जैसे ये सिमेट्रिक हुआ तो हम लोग ये चीज को लिखे और कह सकते हैं ये चीज इसमें है या ये चीज इसमें है, का मतलब दोनों के यूनियन में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, that is if AB belongs to R1 union R2, then we have BA belongs to R1 union R2, that is if AB belongs to R1 union R2 and union इतना, then we have BA belongs to R1 union R2, therefore R1 union R2 is सिमेट्रिक। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम लोग देख लिए। लॉन्ग में तो आपको जो पीछे वाला थ्योरम दिए वही आएगा। ऐसा भी आ सकता है कि यूनियन if R1 and R2 be R2 equivalence relation then union may or may not be necessary। तो ये दोनों लिखने के बाद उसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा, लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं, जिस हिसाब से दिए उसी हिसाब से आने के चांसेस हैं। बाकी तो फिर निर्भर करता है जो क्वेश्चन सेटर होते होंगे शायद उन पे निर्भर करता है, वो जो करें वो अपने ढंग से जो भी करेंगे आप लोगों के लिए जरूरी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। और आप लोग इसी ढंग से जिस तरह पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छा लगा हमें आपको बताने में, पढ़ाने में। और फिर बात की जाए तो वीडियोस में भी लेट कभी कभी हो सकता है, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे 1 बजे जग करके उस समय नेट स्पीड चलता है। किसी दिन नहीं जग सके क्योंकि हैबिट है 4 बजे 3 बजे जगने का, 2 बजे उतना पहले, फिर 11 बजे तक उस हिसाब से। तो वीडियोस आपको जिस दिन बोले हैं उस दिन चला ही जाएगा। और यदि लेट भी होता है तो लेक्चर थोड़ा बड़ा कर देंगे, उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। और कोशिश रहेगा पहले की तरह हमारा सारा लेक्चर समय से पहले पहुंचे, तो उस हिसाब से हम ध्यान रखेंगे। और बाकी कोई लड़का फोन किया था कि सर आप YouTube पे एनर्जेटिक नहीं दिखते हैं,
तो मेरे विचार से कि हम आपको समझाने के लिए आए हैं, यहाँ कोई बॉक्सिंग करने तो आए नहीं है। एनर्जेटिक हमको तो ऐसा नहीं लगता, मेरे में तो एनर्जी अंदर से है। बाकी यदि और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो कोशिश करेंगे कि और एनर्जी बढ़े और आपको अच्छा लगे। तो आवाज़ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है ये आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना तो कॉलर माइक है, बस सिंपल सा फ़ोन है और उसी फ़ोन से हम शूट कर रहे हैं अपने पूरे लेक्चर को। और ये बहुत ही हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था पहले शुरू में, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। और हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि हमारे और आपके बीच का जो दूरी है, बेंड है, वो धीरे धीरे मैनेज होने लगा होगा। आज दूसरा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से तो आज लग रहा होगा कि कुछ दिमाग में आ रहा है बात, और धीरे धीरे आएगा। आप ध्यान से पढ़ें, जहाँ जो प्रॉब्लम हो वो आप हमें ज़रूर बताएं। और थोड़ा दम लगा के बोलना पड़ता है, इतना जोर से आज तक हम क्लास में कभी नहीं बोले। छोटे से क्लास में भी हम माइक का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है। हम हर संभव कोशिश करते हैं आप तक आवाज़ पहुँचे। यदि फिर भी नहीं जा सकता है तो एडिट करने का हमारे पास वक्त भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लेक्चर शूट करना होता है, फिर अपना भी बहुत सारा कुछ अभी पढ़ना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर आ गया हमारे सर पर। और उस हिसाब से तो वीडियो एडिट करने का हमारे पास वक्त भी नहीं है, क्योंकि भेजने में ही बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। और नेट संबंधित जो प्रॉब्लम थे वो हमारे एक सीनियर भैया थे, वो अभी IIT को पढ़ाते हैं, शायद कोटा में हैं, तो उन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सर्च किया हो या जैसे भी हो, उन्होंने तो हमें इन्फॉर्म किया। उन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ बताई, बहुत सारी चीज़ बताई। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और वो हमारे सीनियर हैं, हमें धन्यवाद दे ही तो कैसे, धन्यवाद तो उनसे हमको लेना चाहिए कि हमें मतलब जो भी हो जैसे भी हो उनसे हमें आशीर्वाद की ज़रूरत है। और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले थ्योरम के साथ। स्टेप बाय स्टेप, डे टू डे आप कंप्लीट करते जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका लेक्चर बहुत जल्दी कंप्लीट हो, और आप लोग जितना जल्दी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम समझेंगे कि आप बातों को समझने लगे हैं। आपके और हमारे बीच की जो वो रास्ता है वो साफ होने लगा है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। फेस टू फेस तो थोड़ा सा ख्याल रहता है कि फेस से पता चल जाता है कि कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से चीज़ों को क्लास में आगे बढ़ाई जाती है। यहाँ पर तो सारा चीज़ हमको खुद गाइड करना होता है कि कहाँ किनको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी धीरे धीरे ये भी एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए इस लॉकडाउन में बहुत अच्छा है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ें, बेहतर कुछ करें। ये वक्त में जो आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, इस वक्त में जो बैठेगा वो जरूर औरों से 2 कदम पीछे रह जाएगा। इसलिए यही वक्त है जब इस भागम भाग जिंदगी में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना जो आपके मन में और दिल में है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक कमेंट्स भी आया था कि कोई किया था, नाम तो नहीं पता उसका, तो एक सेशन बना के देंगे कि हम लेट से आए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम हुआ। इस बात पे भी हम चर्चा किसी एक सेशन, खास सेशन निकाल के करेंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ें। बहुत